नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 19 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से संबंधित है और ये आपके 18 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। अर्थव्यवस्था होती क्या? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम सारे आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल करते हैं। अब आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? हर एक क्रियाकलाप जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है वो क्या कहलाता है? आर्थिक क्रियाकलाप, है ना। जैसे कि दुकानदार सामान बेचता है, क्यों बेचता है? क्योंकि उसको पैसा कमाना है। सब्जी वाला सब्जी बेचता है क्योंकि उसको पैसा कमाना है ना। यानी धन अर्जन उद्देश्य होना चाहिए उस काम का, तो वो आर्थिक क्रियाकलाप कर लेगा। चाहे वो दर्जी का कपड़े सिलना है या फैक्ट्री में चीज़ों का उत्पादन का होना है, ये सब क्या कहलाएंगे? आर्थिक क्रियाकलाप। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको, उसके क्षेत्रकों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक की। प्राथमिक क्षेत्रक क्या कौन सा होता है? इसमें क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और इसको हम सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं क्योंकि ये द्वितीयक क्षेत्रक की सहायता करता है उत्पादन में, क्योंकि ये जो माल देता है इसी को वो तैयार माल में बदलता है। कौन? द्वितीयक क्षेत्रक। इसीलिए इसको हम सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। क्योंकि कृषि क्षेत्रक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो उत्पादन है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अंतर्गत इसके उदाहरण है, एक तो कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया और खनन हो गया। इसके अतिरिक्त वन से जुड़े हुए जितने उत्पाद हैं वो भी सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब आते हैं हम द्वितीयक क्षेत्रक पे। द्वितीयक क्षेत्रक क्या करता है? प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण करता है, यानी नई वस्तुएं बनाता है। और इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर उद्योग किसके अंदर लगे होते हैं? इसी क्षेत्रक के अंदर। इसमें फैक्ट्रियाँ हो गई, भवन निर्माण हो गया। ठीक है, अब इसका ये पॉइंट था कि ये नई वस्तुओं में कैसे बदलता है। देखो, इस वाले क्षेत्रक ने लकड़ी का उत्पादन किया, इसने उस लकड़ी को लिया और उसको बदल दिया फर्नीचर में, है ना, एक उपयोगी वस्तुओं में जो लोगों के उपभोग के लिए उपलब्ध होती है। ऐसे इसने उगाया कपास, इसने बदल दिया उसको कपड़े में और कपड़ा आया बाजार में बिकने के लिए जिसको लोगों ने खरीदा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्षेत्रक है इसको कच्चा माल देता है और ये उसको उपयोगी वस्तुओं में बदल देता है। अब आते हैं तृतीयक क्षेत्रक पे। ये जो है किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करता बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन की गतिविधियों में सहायता प्रदान करता है। ये इन दोनों की हेल्प करता है। ठीक है, इसकी और इसकी हेल्प कैसे करता है? अब देखो, यहाँ से यहाँ तक माल कैसे जाएगा, है ना। जो भी अगर किसान के खेत में गेहूँ है तो वो यहाँ तक कैसे जाएगा? अगर उससे मान लो बिस्किट बनना है तो गाड़ियों में लद के जाएगा, है ना। तो क्या चाहिए उसके लिए? परिवहन। और इनके बीच में जो जितनी भी पैसों का लेन देन होता है वो किसके थ्रू होता है? बैंकों के थ्रू। तो बैंकिंग हो गया। तो इस तरह से जो तृतीयक क्षेत्रक है वो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रकों के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। बस के उदाहरण ये हो गए। अब आते हैं सकल घरेलू उत्पाद पर कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद हो गया मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ है, तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक मतलब इसमें जितनी भी चीज़ों का उत्पादन हुआ है ना, उन सब के मूल्य को हम क्या कहते हैं? इसमें जितना भी उत्पादन हुआ है उसका मूल्य, हाँ, उसकी कीमत कितनी थी वो निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया। जब तीनों का मूल्य निकल गया उनको तीनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? हमारा देश का कुल उत्पादन। और हम इसमें किसी विशेष वर्ष को इसलिए लेते हैं एक साल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वो जो साल होता है वो उसको हम वित्त वर्ष भी बोलते हैं और वित्त वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, तो किसी भी वित्त वर्ष में इन तीनों क्षेत्रकों में जितना भी उत्पादन होगा उसके मूल्य को जोड़ करके जो आएगी कुल मूल्य वो होगा देश का कुल उत्पादन। ठीक है, और एक चीज़ और इसके अंदर बताई गई है कि उसमें जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका हम सिर्फ अंतिम मूल्य ही जोड़ते हैं, चाहे वो सेवाएं हों चाहे वस्तुएं, उनका सिर्फ हम अंतिम मूल्य को जोड़ते हैं। तो अंतिम मूल्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं आपको एक चित्र की सहायता से बताऊंगी। अभी आपने पढ़ा कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी गणना के लिए हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की ही गणना करते हैं, है ना। तो अब हमें पता होना चाहिए कि अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो
उपभोक्ता के उपभोग के लिए प्राप्त होती है, यानी जो चीज़ बाजार में बिकने के लिए आ गई और जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका आगे कुछ और नहीं बनना, ठीक है, सीधा यूज़ होगी, तो उसको हम अंतिम वस्तुएं बोलते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा वो अंतिम वस्तु है? इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे एक किसान है, उसने गेहूँ उगाया लेकिन उसने बाज़ार में वो बेचा नहीं, उसने बेचा आटा मिल को, यानी गेहूँ अभी बाज़ार में बिकने के लिए नहीं आया, तो ये अंतिम वस्तु अभी नहीं बना। अब आटा मिल ने उसको 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ख़रीद लिया और उसने उसका आटा पीसा और बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। अभी भी जो है ये अंतिम उत्पाद नहीं बना, क्योंकि अभी भी हमको नहीं मिल रहा खरीदने के लिए, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी तो ये बिस्कुट बनाने वाली कंपनी के पास गया है। अब बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ने आटे के साथ चीनी, तेल जैसी उपयोग चीज़ें जो है मिला करके उससे 4 पैकेट बिस्कुट बना लिए। अब जो है ये जो बिस्किट हैं वो 15 रुपये के भाव से बाज़ार में बिकने के लिए उपलब्ध हो गए, और जो वो थी कंपनी उसने उसको कितने में बेचा? टोटल 60 रुपये में। तो यहाँ पर हम अंतिम उत्पाद किसको मानेंगे? बिस्किट को, क्योंकि ये हमको उपभोग के लिए उपलब्ध है, ये नहीं था और आटा भी नहीं था। तो हम सिर्फ इसकी कीमत को ही सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ेंगे, जो कि कितनी है? 60 रुपये। तो आप समझ गए होंगे ना अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? जो बाज़ार में उपभोग के लिए उपलब्ध है, जिसको उपभोक्ता खरीद के इस्तेमाल कर सकता है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु क्या है इसमें? दोहरी गणना की समस्या। ये तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जाती है। तो मैंने कहा ना, अगर हम देश की कुल घरेलू आय निकालने के लिए, सकल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए बिस्कुट का भी मूल्य जोड़ देते, उसके ऊपर आटे का भी जोड़ देते और गेहूं का भी जोड़ देते, तो उससे दोहरी गणना की समस्या पैदा हो जाती। तो इसीलिए हमें सिर्फ अंतिम उत्पाद का मूल्य ही जो है वो जोड़ना होता है, ठीक है। अब आते हैं सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों का हिस्सा। इसमें 1971-72 और 2011-12 की जो है वो दे रखी है सारणी हमको, कि 1971-72 में जो है सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का 40% हिस्सा था, द्वितीयक का 25% और तृतीयक का 35%। इसको ऐसे मान लेते हैं, अगर कुल 100 रुपये कमाए हैं ना, तो उसमें से 40 रुपये यहाँ से मिले, 25 यहाँ से और 35 यहाँ से, है ना। सबसे ज़्यादा हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिले। और 2011-12 में स्थिति जो है ये परिवर्तित हो गई। अगर टोटल 100 रुपये इस समय कमाए हैं तो उसमें से 15 रुपये यहाँ से मिले, 25 यहाँ से और यहाँ से हमें मिला है सबसे ज़्यादा 60 रुपये, ठीक है। यानी यहाँ तक जाकर हमें तृतीयक क्षेत्र से ज़्यादा पैसा जो है भारत को जो है मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा पैसा हम कमा रहे हैं। अब आते हैं रोजगार। रोजगार में क्या है? रोजगार देखें 72-73 का, तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर टोटल मान लो 100 लोग हैं काम करने वाले, ठीक है, 100 लोग हैं काम करने वाले, तो यहाँ पर 74 लोग काम करते हैं, इस पर 11 और यहाँ पर 15। ये है 72-73 की बात, यानी प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा लोग जो है उनको रोजगार मिला हुआ है। अब आते हैं 11-12 में। यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर 100 लोग काम करने वाले हैं तो 49 लोगों को यहाँ से रोजगार मिला है, 24 को यहाँ से और 27 को यहाँ से। अभी भी जो है कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार में लगे हुए लोग हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। अब देखो इसने कहा सारणी, देखो उपरोक्त सारणी से स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 3/4 है ना। यानी कि अगर हम पूरे उसको ये मान लें तो ये जो 3/4, 1, 2, 3, 3/4 किसका है योगदान? द्वितीयक और तृतीयक का। और 1/4 किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। अगर हम इस सारणी को देखते हैं, अब आते हैं उस पे अगले पॉइंट पे, जबकि कार्यशील जनसंख्या का लगभग 50% आबादी को ही रोजगार प्रदान करती है। देखो वो कह रहा है कि हमको प्राथमिक क्षेत्र से इनकम तो इतनी हो रही है ना, 1/4, लेकिन यहाँ पर काम धंधे में लोग लगे हुए हैं कितने? आधे लोग तो प्राथमिक क्षेत्र में ही लगे हुए हैं,
लगभग 50% आबादी, है ना, ये उसको रोजगार दे रहा है। कौन? प्राथमिक क्षेत्रक। अब आते हैं अगले बिंदु पर। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भरता कम हुई है। निर्भरता मतलब पहले हमें उससे ज़्यादा हम उस पर निर्भर थे कि उसी से हमको हमारा जो है अर्थव्यवस्था चल रही है, उससे हमें ज़्यादा जो है उत्पादन हो रहा है हमारा। लेकिन अब क्या है, उस पर निर्भरता कम हो गई है। लेकिन हुआ क्या है, कुल कार्यरत जनसंख्या का लगभग 50% आबादी को अभी भी यही रोजगार दे रहा है ना। उनकी रोजी रोटी किससे चल रही है? प्राथमिक क्षेत्रक से। तो इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। यानी यहाँ पे इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो ज़बरदस्ती के लगे हुए हैं। उनकी अगर वो निकल भी जाएंगे ना, इसमें तो बहुत सारे लोग, तो उनके निकलने से कृषि की उत्पादकता में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? तो इसको हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। एक तरह से उसमें जुड़े हुए बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, जिनके उनको वहाँ से मतलब ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है, और अगर वो हट भी जाए वहाँ से तो उत्पादन पे कोई असर नहीं आता। तो ऐसे उसको हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जहाँ आपको काम में लगे हुए लोग दिखते तो हैं, लेकिन वास्तव में उनके वहाँ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका उदाहरण इस तरह से समझ लेते हैं, एक खेत है, उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से 3 लोगों को हटा भी दूँ, तब भी मेरा खेत, यानी 5 लोगों से काम करवाऊँ, तब भी उतना ही उत्पादन रहेगा। इसका मतलब ये 3 लोग यहाँ पर छिपे हुए बेरोजगार थे, ठीक है। ये बेरोजगार हैं, और ये कैसी बेरोजगारी है? छिपी हुई बेरोजगारी। इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। तो यह बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। तो अब ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों की तुलना कीजिए। तो ये आसान है। आप क्या करोगे, ये जो ऊपर दिए गए हैं तीनों पॉइंट, बस आपको ऐसे का ऐसा ही ये लिखना है, उत्तर 1 हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग डाल दो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ऐसे लिखने की, इसको इस तरह से लिखने के बजाय आप सीधा लिखना, पहले नंबर पे इसको, फिर इसके नीचे इसको, और फिर उसके नीचे उसको ऐसे लाइन से लिख देना। तो ये आपका उत्तर हो गया। और उसके बाद आप एक बिंदु ये भी डाल सकते हो कि हमें कौन से क्षेत्रक से कितना जो है घरेलू उत्पाद में किसका कितना हिस्सा है, ठीक है। जैसे जब आप प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में लिखोगे तो इसके नीचे एक लाइन लिख देना कि प्राथमिक क्षेत्रक से हमें कितना मिलता है, उत्पादन में हिस्सा इसका कितना है, 15% है। पूरी लाइन लिखनी है आपको, ठीक है, कि प्राथमिक क्षेत्रक का घरेलू उत्पाद में लगभग 15% का हिस्सा है, ठीक है। ऐसी इसका भी लिख देना कि द्वितीयक क्षेत्रक का घरेलू उत्पाद में लगभग 25% का हिस्सा है ना। ऐसे तीसरे वाले के उसमें भी लिख देना कि तृतीयक क्षेत्र का घरेलू उत्पाद में लगभग 60% का हिस्सा है। ये लाइनें ऐड हो गई इनके नीचे, तीनों के नीचे। उसके बाद एक एक लाइन और इसके उसमें से ऐड कर देना कि प्राथमिक क्षेत्र से 49% लोगों को रोजगार मिलता है। द्वितीयक क्षेत्र के नीचे लिख देना कि द्वितीयक क्षेत्र से 24% लोगों को रोजगार मिलता है, और तृतीयक क्षेत्र के नीचे लिख देना कि इससे 27% लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर भी आपके उसमें दे रखा है यहाँ पर। ये हो गया आपका उत्तर 2। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, और तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ तक आप लिख दोगे तो आपका उत्तर 2 हो गया। अब है छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर इस तरह से दे सकते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जब लोग नियोजित दिखाई देते हैं, मतलब काम पर लगे हुए दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में वे छिपे हुए बेरोजगार होते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, आवश्यकता से अधिक लोग एक ही काम में लगे रहते हैं, अर्थात वे अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, और इस स्थिति को हम अल्प बेरोजगारी या
प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। मतलब ये 3 नाम हो गए, छिपी हुई बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये सब एक ही के नाम है। तो आप इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 4, 2011 में सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो आप इसका उत्तर ऊपर देखेंगे, तृतीय क्षेत्रक है। कितना है? लगभग 60% है ना, सबसे ज़्यादा इसका योगदान है। तो आप इसको उत्तर में लिख लीजिए कि 2011 में सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्रक का योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, ये कुल सकल घरेलू उत्पाद का 60% है। तो आप इस तरह से उत्तर लिख करके इसको पूरा कर सकते हैं। अब आप इस वर्कशीट को पूरा कीजिए, इसको बुक में से भी पढ़ना, मन लगा के पढ़ना और अच्छे अच्छे नंबर लेके आना। बाय बच्चों।